मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का बड़ा अहम दिन, आर्टिकल 63A प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया। पाकिस्तान में कुछ नई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हो रही हैं, उसमें से कुछ खबरों पे बात करेंगे। एक अहम खबर मीडिया सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद इस वक्त काबुल अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उनकी क्या मसरूफियात हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं आर्टिकल 63A प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो रेफरेंस है जो कि पीटीआई की तरफ से दायर किया गया था कि डिसिडेंट मेंबर्स को लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई किया जाए। जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक डिसिडेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट कास्ट देयर वोट्स अगेंस्ट देयर पार्लियामेंट्री पार्टी। कि डिसिडेंट मेंबर्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकते, ऐसे मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ये फैसला 3-2 से आया है। 3 जजेस ने इसके हक़ में वोट दिया और फैसला लिखा है, जबकि 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फैसला सुनाते हुए उनका ये कहना था कि 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने इख्तलाफी नोट लिखे, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती राय दी है। याद रहे कि जस्टिस एजाजुल एहसन इनमें वो हैं जो कि नवाज शरीफ के केस में भी उस वर्डिक्ट में भी वो शामिल थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि सदारती रेफरेंस आज निपटाया जाता है और जो सवाल उठाया गया था वो ये था कि डिसिडेंट मेंबर का जो वोट है उसको काउंट किया जाए या नहीं। तो आर्टिकल 63A अकेला पढ़ा नहीं जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टीज़ के राइट्स को सिक्योर करने के लिए है और पॉलिटिकल पार्टीज़ में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इनसे इनहराफ अगर कोई मेंबर करता है तो वो कैंसर है और इनहराफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्टेबलाइज करता है। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि अगर कोई मेंबर उससे टूट के इस तरीके से ये फैसला करता है तो वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी को तो डिस्टेबल करता ही करता है, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको भी डीरेल कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम की बुनियाद हैं और सियासी जमातों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यानी उनके राइट्स को सिक्योर करना किसी एक मेंबर के राइट्स से ज़्यादा है। मेंबर का राइट पार्टी के राइट से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये वोट काउंट नहीं किया जाएगा। बड़ा अहम फैसला, मैंने आपको डिटेल में तफसीली फैसला पढ़ के सुना दिया है। इस फैसले के साथ जहां ये फैसला ये गवर्नमेंट के हक़ में किसी इस तरीके से जाता है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इसको कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस फैसले से, ये जूं की तू कायम रहेगी। लेकिन याद रहे कि ये जो मेंबर्स थे इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था। अगर इन्होंने अपना वोट कास्ट किया होता तो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर चुकी होती। इस फैसले के मुताबिक अखलाकी तौर पर यह फैसला अगर इखलाकियात की रूह से देखा जाए तो पीटीआई ये कह रही है कि ये उसके हक़ में है। जो उन्होंने कहा वो सही था कि वो ये कह रहे थे कि ये क्यों हमें छोड़ के गए, ये तो गलत है अखलाकी तौर पर। लेकिन याद रहे कि उस वक्त अपोजिशन के पास जो कि इस मौजूदा हुकूमत है उसके पास इतने ज़्यादा मेंबर्स हो चुके थे कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उन मेंबर्स का वोट भी कास्ट करवाएं। क्या उस वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया था? यह अक्लमंदी का फ़ैसला किया गया था कि क्योंकि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी हो गया, पीटीआई ने एक सोशल बाइकॉट का उनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और शायद यही वजह है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट बची हुई है, नहीं गिरी, वरना इस वक्त ये वाली हुकूमत गिर चुकी होती। लेकिन इसके साथ एक और बात वो ये कि इस फैसले के बाद पंजाब की हुकूमत में एक बड़ा क्राइसिस आ गया। पंजाब की हुकूमत गिरने लगी है क्योंकि जो हमज़ा शहबाज नए चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, वहाँ पर जो डिसिडेंट मेंबर्स थे उन्होंने अपना वोट कास्ट भी किया और उनका वोट काउंट भी किया गया। तो इसके मुताबिक ये हुकूमत, पंजाब की हुकूमत तो इस वक्त ख़त्म होती है। अब वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, लीगल टीम उन्होंने बुला ली है कि उसके लिए क्या करें। क्या वो परवेज़ इलाही के तरले मिन्नतें करेंगे, क्या करेंगे, पाँव पकड़ेंगे? क्योंकि इसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि इस वक्त तो बड़ी सख्त लड़ाई है उनके बीच और वो क्यों साथ देंगे उनका। तो पंजाब हुकूमत अगर गिर जाती है तो फिर जो इलेक्शन का कहा जा रहा है, क्या इस बिना पर इस वर्डिक्ट के आने के बाद
इस वक्त पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्टी यानी कोalition में जितनी पार्टियां हैं उनके तमाम लीडर्स सर जोड़ के बैठे हुए हैं। उनका एक सेशन चल रहा है बहुत अहम। उस सेशन के बाद, उस इजलास के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएं या ना अनाउंस किए जाएं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन और जो ये कही जा रही है बात कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। लेकिन अब आज के फ़ैसले के बाद क्या वो ऐसा समझेंगे? क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब की हुकूमत गिर रही है, क्या फ़ैसला करेंगे? मैं ये समझती हूँ अभी तक फ़ैसला वही बरकरार रहेगा, यानी ये कि जो मेरी असेसमेंट थी कि नहीं, अर्ली इलेक्शन अभी भी नहीं होंगे। लेकिन इसमें ये भी याद रहे कि सोर्सेज ये कह रहे हैं, यानी ये कि तबसरे ये किए जा रहे हैं, तज्जिए ये किए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर ये दबाव है, ये प्रेशर है कि वो अर्ली इलेक्शन कॉल करें, फौरी इलेक्शन करवा दें। ये दबाव किसकी तरफ से है? क्या कुछ ताकतें जो हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये कह रही हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो जो न्यूट्रलिटी की एक बात की जा रही है वो कहाँ गई भाई, इस वक्त कहाँ गई? क्योंकि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में फ़ैसला करना है ना। अगर कोalition गवर्नमेंट है एक, तो तमाम पार्टीज़ को मिल के फ़ैसला करना है कि उन्होंने इलेक्शन कॉल करने हैं और असम्बली डिज़ोल्व करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर ये बात जो कही जा रही है कि शहबाज शरीफ पे ये बहुत ज़्यादा दबाव है और वो इसलिए अर्ली इलेक्शन कॉल करने जा रहे हैं, तो वो दबाव किसकी तरफ से है? क्या ताकतों की तरफ से है? तो फिर यहाँ पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि न्यूट्रलिटी कहाँ गई। लेकिन उसमें ये भी बात कही जाती है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जहाँ मुल्क के क्या क्या बातें की जा रही हैं, शेख रशीद उठा लें, जो भी उठा लें, क्या बातें कर रहे हैं कि जी PTI की, इमरान खान की जो इस वक्त कैंपेन चल रही है वो तो मुल्क को जो है वो तहस नहस करके रख देगी। तो क्या इस सिचुएशन में इस वजह से ये किया गया फ़ैसला कि दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए? जो कुछ भी है, इस एक फ़ैसले में एक और अहम बात, नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन को ये कहा जा रहा था कि उसको नल एंड वॉइड क्या वो हो जाएगी, कोई ऐसा वर्डिक्ट आएगा। तो इस वर्डिक्ट में किसी भी डिसिडेंट मेंबर को या किसी को भी लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालिफिकेशन उसकी की जाए, इस पे खामोशी इख्तियार की गई है। और इस पे खामोश रहकर ये कहा गया है कि ये पार्लियामेंट का काम है, वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकती है, वो कानून साजी कर सकती है। तो इससे एक अहम इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि नवाज शरीफ जो कि लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई हुए हैं, अब ये ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट पे आ पड़ी है कि वो इसका फ़ैसला करे कि लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई किया जा सकता है और आइंदा के लिए क्या जो हुए हैं उनकी भी लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मेंबर्स को डिसक्वालीफाई नहीं किया, ये मेंबर्स डिसक्वालिफिकेशन से बच गए हैं। सबसे बड़ा फ़ैसला तो इसका यही है ना कि जो डिसिडेंट मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालिफिकेशन से बच गए हैं, जो कि दायर की गई थी दरख्वास्त। तो क्या नवाज शरीफ का फ़ैसला अब पार्लियामेंट पे आ पड़ा? तो क्या नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन इस फैसले के बाद ख़त्म हो सकती है? क्यों? तो इमरान खान जो चाहते थे कि उन मेंबर्स का सोशल बाइकआउट किया जाए, वो कैंपेन भी चला रहे थे, कंटेनर्स पे चढ़ के उन्होंने उनके सोशल बाइकआउट करने की, शादियां नहीं होंगी, स्कूलों में दाखिले नहीं मिलेंगे, सब कुछ कहते रहे। तो वो नहीं हुआ, उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया। लेकिन नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन, उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, ये फैसला अब आ पड़ा है पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट किसकी है? नवाज शरीफ की पार्टी की। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं। तो ऐसा महसूस होता है, हो सकता है कि अभी अर्ली इलेक्शन इसलिए भी कॉल ना किए जाएं कि पहले पार्लियामेंट में नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन का फ़ैसला करवाया जाए। क्योंकि एक तरीके से ये बात कही जा सकती है कि नवाज शरीफ के हक़ में ये फ़ैसला इस तरह आया है कि ये भी तो हो सकता था कि इस वर्डिक्ट में इसके ऊपर भी कोई हो जाता। अगर डिसक्वालिफिकेशन कर दी जाती तो फिर नवाज शरीफ के मुतालिक उस केस का बात नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि डिसक्वालिफिकेशन नहीं की गई, तो फिर आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जो PMLN है वो नवाज शरीफ का केस पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और उनको क्वालिफाई करवाएंगे। डिसक्वालिफिकेशन जो है उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए और उनको क्वालिफाई किया जाए। ऐसे हमें आगे होते हुए नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि इसी बिना पर अगर ये फ़ैसला फ़र्ज़ कीजिए कर भी लिया जाता है कि जी अर्ली इलेक्शन जो है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, हमें करवाने पड़ेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि अर्ली इलेक्शन उससे पहले होंगे कि जब तक नवाज शरीफ को डिसक्वालिफिकेशन से निकाल नहीं लिया जाता। पंजाब की मैंने आपको बात बताती, क्राइसिस इस हद तक है। अच्छा, एक आखिरी बात इसमें और है, और वो ये है कि क्या इसके बाद ये समझा जाए कि आइंदा कभी भी
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये जो फैसला आया है तो इसके मुताबिक तो यही महसूस होता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब नहीं लाया जा सकता। इसकी तशरीह करने की ज़रूरत है। इस वर्डिक्ट के मुताबिक तो यही समझ में आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कानून क्या ख़त्म हो गया, नल एंड वाइड हो गया, उसको अब नहीं कोई ज़रूरत उसकी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब कोई भी नहीं ला सकता, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं उतारा जा सकता मुस्तकबिल में। इसका फ़ैसला कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हम किसी का लेंगे तो तभी किया जा सकता है कि इसकी मुकम्मल तौर पे तशरीह क्या है। दूसरी खबर की तरफ मीडिया सोर्सेज ये बता रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया सोर्सेज और अफ़गान मीडिया सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोर कमांडर पेशावर फॉर्मर DG/ISI जनरल फैज़ हमीद इस वक्त अफ़गानिस्तान काबुल में मौजूद हैं और वो वहाँ पर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए गए हैं। वो अपने डेलीगेशन के हमरा इस वक्त काबुल में कलदम तहरीक तालिबान बैंड तहरीक तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये डायलॉग ये मुज़ाकरात किस सिलसिले में है ये तो सब जानते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में कुछ दिनों से दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर 4-5 वाक़यात तो दहशतगर्दी के कराची के अंदर हुए हैं। फिर अगर आप देख लीजिए जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, कबायली इलाके उस तरफ, वहाँ पर पेशावर, KPK, यहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। तो ये तो हम जानते हैं कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से हमले होते रहते हैं और कई मरतबा पाकिस्तान ये सवाल उठा चुका है कि वहाँ से ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनको रोका जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ पे तालिबान हुकूमत उनको नहीं रोक पाई या नहीं रोक पा रही। इससे पहले एक मुआहिदा भी हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद वो मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया था और उस वक्त के होम मिनिस्टर शेख रशीद का ये कहना था कि हमें पता चल गया है कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनसे अब मुज़ाकरात या मुआहिदे का कोई फ़ायदा नहीं, ये हमारे दुश्मन हैं, अब इनसे जंग होगी, पाकिस्तान की तरफ से ही कहा गया था। तो क्या उन दुश्मनों से मुज़ाकरात के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं? ये जैसे और तफसीलात हमारे सामने आएंगी, डिटेल्स आएंगी, मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगी। तो देखते हैं कि ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब रहते हैं और क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आएगी, हालात बेहतर होंगे और क्या कामयाब रहते हैं ये डायलॉग। इसी के साथ कल जो कराची में धमाका हुआ था उसकी तज्ज़ियाती रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये राह की साजिश है, ये कह दिया गया। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।